सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी ऐसा सेल होता है जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक, गैल्वेनिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। बात समझ आ रही का? तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ चुके हैं अलग से, वो भी एक एग्जांपल था इलेक्ट्रोकेमिकल का, और हम लोग जो अभी गैल्वेनिक पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक भी इलेक्ट्रोकेमिकल का एग्जांपल है। बात है गैल्वेनिक की, तो गैल्वेनिक का नाम क्या होता है? गैल्वेनिक का भी एक नाम होता है ना, हाँ, वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक को वोल्टाइक सेल बोलते हैं। कल क्या क्या लिखे बताओ जरा हमको। ठीक है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया था सॉलिड ब्रिज तक। ठीक है, तो हम कुछ कुछ बातें लिखवाएंगे, आप उनको लिखते चलेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन जरूरी होंगी और समझते चलेंगे पूरे दोबारा से जहां तक चैप्टर जाएगा। ठीक है, चलिए, आज के बाद सॉलिड ब्रिज कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। लिखिए एक पॉइंट, एक नोट लिख लीजिए डायरेक्टली ऐसे ही। यस सर। क्या? हाँ, तो गैल्वेनिक सेल के बारे में था ना। गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखिए एक पॉइंट लिखिए, नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। अ डिवाइस अरे उसी में आगे लिखो, आगे लिखना स्टार्ट करो, कहीं रुको को मत, आगे लिखना स्टार्ट करो। अ डिवाइस दैट इज एन ऑर्डिनरी बैटरी, a device that is an ordinary battery takes the energy, ordinary battery takes the energy released by a spontaneous chemical reaction, and uses it to produce electricity. हो गया? देखो, एक बैटरी होती है, उसको बोलते हैं लेमन बैटरी। लेमन की स्पेलिंग क्या होती है? LEMON होती है, सही लिखा हुआ ना? हाँ, लेमन बैटरी। देखो, लेमन बैटरी एक चीज़ होती है जिसमें ना आप क्या करेंगे, अगर तुम नींबू के अंदर दो ठो पतले पतले स्ट्रिप लगा दो, एक कॉपर का और एक जिंक का। आप अगर नींबू के अंदर दो पतले पतले स्ट्रिप लगा दे, कॉपर के या जिंक के, या फिर आप यूं बोल लें कि अगर इसके अंदर लेमन जूस है, इसके अंदर लेमन जूस है, और इसके अंदर अगर आप एक जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दें और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दें और इसमें एक बल्ब लगा दें, तो ये जल जाएगा। ऐसा होता है। तो ये बेसिकली सिर्फ एक होममेड प्रैक्टिकल है जिसको आप घर पे करेंगे, इच्छा हुई तो। नींबू का रस ले लो, नींबू के रस के अंदर एक कॉपर का स्ट्रिप लगा दो, एक जिंक का स्ट्रिप लगा दो। कॉपर और जिंक का स्ट्रिप लगाने की वजह से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। रीज़न क्या होता है कि एसिडिक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेमन बैटरी सिर्फ एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल को समझने में जब आप स्टार्ट करते हैं। लेमन बैटरी के बाद एक और बात आती है, ये तो ठीक है साइड की बात थी। एक बात आती है कि गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कहाँ से हुआ? गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन इस तरीके से क्यों आया? गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन इस तरीके से इसलिए आया क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो टाइप के होते हैं, डबल और सिंगल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर देखो, एक बात बताओ, अगर मान लो तुम एक कंटेनर लेते हो, एक वेजल, आज हम थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आराम से सुनते रहना। अगर तुम एक वेजल लेते हो, इस वेजल में तुम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हो, ठीक, और इसके बाद इसमें एक जिंक की रॉड डाल देते हो, ये रॉड जिंक की है, तो क्या होगा? ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है लेट्स से, और ये सॉलिड जिंक की रॉड है, तो क्या होगा?
रिएक्शन लिखने के लिए आप रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? आप रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे Zn प्लस CuSO4 एक्वस। क्या होगा अगर एक्वस है? अगर एक्वस है तो Cu प्लस प्लस अलग होगा ही होगा। अगर एक्वस है Cu प्लस प्लस अलग हो जाएगा और SO4 भी अलग हो जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ये टूट जाएगा। और आपके सामने जिंक सॉलिड पड़ा हुआ है। ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक या कॉपर? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब अच्छा मेटल ही होता है। आपको ये भी पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा आइडिया लगा करके कि हाँ जिंक का ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि जिंक जो है वो Zn सॉलिड से किस में जाना चाहेगा, Zn प्लस प्लस एक्वस में जाना चाहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जिंक ऐसा काम कर देगा और फिर जिंक किससे रिएक्ट कर लेगा, ZnSO4 से। अब एक बात समझो, जब ये जिंक और ZnSO और SO4 माइनस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट। क्योंकि ये एक्वस में है तो इस केस में भी ये टूटे हुए फॉर्मेट में ही रहेगा। एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट आयन ब्रेक हो जाते हैं। बात समझ रही है? ये अपने सॉल्ट के फॉर्म में ही नहीं रहेगा। मेरी बात समझो, थोड़ा रिलेट करो। अगर ये सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही नहीं हुआ, अगर ये सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिएगा AgCl एक सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल, ये सॉल्ट है। AgCl एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसको अगर आप पानी में डालेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो इनसॉल्यूबल है। तो अगर ये भी चीज़ डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस में ब्रेक हो जाना। अगर ZnSO4 इस प्रकार से वापस से नहीं टूट गया तब तो इसका मतलब ये डिसॉल्व ही नहीं हुआ, फिर तो ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया ना, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पर रिएक्शन, तो पहले तो 10th के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक रिएक्शन होनी चाहिए। और यहाँ पे रिएक्शन क्या होनी चाहिए कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnSO4, और कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, जो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ पर जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक प्लस प्लस बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कॉपर। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि गैल्वेनिक की स्टार्ट यहीं से हुआ था, गैल्वेनिक का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। देखा गया कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर आयन जो था वो अलग से बच जा रहा है सॉलिड। इसको एक्वस लिख लो, आयन है तो एक्वस लिख लो। यहाँ पर सॉलिड रहेगा, ये भी एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस रहेगा और वहाँ पर भी एक्वस रहेगा। बाद में क्या देखा गया कि जो कॉपर था एक्वस में, ये वो इलेक्ट्रॉन ले लिया जो जिंक लूज किया था और ये क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। ये पता कैसे चला, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का, मतलब कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये किस रंग का रहा होगा, पहले ये ब्लू कलर का था, इसमें जिंक का रॉड डाल दिया तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे कॉपर सल्फेट खत्म हो रहा है क्योंकि कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है। और जब कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। तो जैसे जैसे कॉपर सल्फेट का अमाउंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ब्लू कलर विल फेड अवे, नीला रंग धीरे धीरे सॉल्यूशन का गायब हो जाएगा। और क्या होगा, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, ये भी जान लो, ये कलरलेस होता है। तो पहले तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा धीरे 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 धीरे, तो इससे पता चला कि अच्छा ठीक है जिंक सल्फेट बन रहा है। उसके बाद देखा गया कि नीचे यहाँ पर ना, नीचे डार्क कलर के, डार्क ब्राउन कलर का कुछ मटेरियल जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। और डार्क ब्राउन कलर का कौन होता है, कॉपर होता है, डार्क रेड डार्क ब्राउन। ये कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्यूशन के नीचे। बात समझ आ रही क्या? अच्छा, तो पहली बात तो क्या देखा गया, पहला बात इसमें देखा गया कि जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हुआ, फेड्स अवे। दूसरी बात, डार्क ब्राउन या फिर रेड लिख दो, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी बोलते हैं, डार्क ब्राउन या रेड कलर्ड सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द बॉटम। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट नहीं होगा,
नीचे चला जाएगा, ऐसे धीरे धीरे जैसे बनेगा डी चला जाएगा। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी गई, जिसका फायदा उठा करके गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन किया गया, वो देखा गया कि द सॉल्यूशन हीट्स अप। सॉल्यूशन क्या हो गया? गर्म हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया? इज हीटेड। सॉल्यूशन क्या हो गया? गर्म हो गया। जब सॉल्यूशन गर्म हुआ तो यहां से एक सिग्निफिकेंट बात को कंसीडर कर लिया गया, क्या कि ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव, क्योंकि रिएक्शन हीट लूज कर रहा है, जहां पे हीट सिस्टम लूज करता है वहां डेल्टा एच निगेटिव हो जाता है। अगर रिएक्शन डेल्टा एच मतलब निगेटिव है, अगर एनर्जी बाहर निकल रही है हीट के फॉर्म में, यहां से वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ख्याल आया, मतलब whosoever was doing the experiment on this topic, जो भी इंसान इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, ये हीट जनरेट कब हुई है? ये हीट जनरेट तब हुई है जब जिंक जो था वो कॉपर को डिस्प्लेस किया। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज हुआ। बात समझ आ रही क्या? इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम जिंक टू कॉपर। आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, रिएक्शन तो ऐसे ही लिखी जाएगी कि जिंक 2 डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर 2+। अब जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गायब है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कौन लिया होगा? कॉपर लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख दें कि सर जिंक सॉलिड था और हम ये बोल रहे हैं कि जिंक जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दिख रहा ना, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो उस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर सल्फेट एक्वस में, और क्या बनेगा? ZnSO4 एक्वस। ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इसका कलर ब्लू होता है, ये कलरलेस होता है, और इसके साथ में जो कॉपर था वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। एक डार्क कलर का सब्सटेंस विल गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आदमी जो था उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये जो हीट एनर्जी निकल रही है ये तो वेस्ट हो जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो ये हीट एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो जा रही है इसका हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसको हार्नेस कर लें। अगर वो इसको कहीं पे मतलब यूज़ करने के फॉर्मेट पे ले ले तो वो क्या कर सकता है? इसका यूज़ कर सकता है। वो आदमी क्या किया? वो बोला यही काम करवाएंगे, लेकिन अलग अलग कंटेनर में करवाएंगे, अलग अलग कंटेनर में। देखो रिएक्शन तब होगा ना जब जिंक का इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर पे जाएगा। ध्यान फोकस इस बात पे था कि जिंक की क्या चल रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कॉपर के पास जा रहा है, यही हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। तो उस आदमी को लगा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन में ना, तुम सोचो सॉल्यूशन हीट क्यों हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से। जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन चल करके कहां तक गया? कॉपर तक गया। इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से हीट पैदा होगी। बस में आ रही क्या? इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो 3 चीजें हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, EMR। बात समझ आ रही क्या? तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, उसी बात को आदमी पकड़ लिया और वो बोला इन दोनों चीज को अलग अलग बर्तन में करवाइए। जिंक का ऑक्सीडेशन अगर हम एक बर्तन में करवाते हैं और कॉपर का रिडक्शन अगर दूसरे बर्तन में करवाते हैं, और उन दोनों बर्तन को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, अगर उन दोनों बर्तनों को, वेजल को कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं, तो जो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू चल करके कॉपर में जाएगा। रीजन क्या था कि जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद सॉल्यूशन में कूदेगा, वैसे वैसे जिंक वाले बर्तन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से भागना चाहेगा। बात समझ आ रही है? निगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना वहां पे, तो निगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना चाहेगा। अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, दूसरे बर्तन में कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दूसरे बर्तन में। बात समझ आ रही है क्या? जहां कम है, कौन कम है? इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब वहां पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन के जाने का कोई मीडियम होना चाहिए, तो एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया गया। तो वो आदमी क्या किया? वो आदमी बोला एक काम करते हैं, वो आदमी बोला एक काम करते हैं, बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर लगा देते हैं जिंक, और यहाँ पे इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन भर देते हैं, ZnSO4 डाल दो, और यहाँ पर वो क्या लगा दिया? कॉपर की रॉड, और बोला यहाँ पर क्या भर दो? CuSO4। रीजन क्या था? रीजन क्या था कि जिंक जिंक के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। समझ आ रही क्या?
जिंक जिंक के साथ अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाल दोगे तो फिर से ये जिंक यहीं रिएक्ट कर जाता ना। अगर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए एक बल्ब से, अभी वोल्ट मीटर वगैरह नहीं लगा रहे, कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बना रहे, बस इसको समझिए थोड़ा सा। इसको आप अगर एक बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, अगर यहाँ पर जिंक की जगह कॉपर होता, आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। अगर यहाँ कॉपर सल्फेट होता तो क्या दिक्कत हो जाती? दिक्कत क्या हो जाती समझ में आ रहा है ना? दिक्कत ये हो जाती कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता और कॉपर को डिस्प्लेस करता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता क्या? कौन ले लेता? कॉपर यहीं ले लेता। इलेक्ट्रॉन इतना दूर जाता तो भी कॉपर के पास जाता, यहां जाता तो भी कॉपर के पास जाता, तो यहां कॉपर ही पकड़ लेता, करंट फ्लो ही नहीं करती। तो सीन क्या बना, इसको हटा करके यहां पर जिंक सल्फेट बना दिया कि चलो अगर जिंक डिस्प्लेस करेगा भी तो जिंक को ही डिस्प्लेस करेगा, जिंक को ही डिस्प्लेस करेगा, तो उससे मेरा नुकसान तो होगा नहीं। एक जिंक Zn2+ बन करके जाएगा तो जो बाहर निकलेगा वो भी Zn2+ ही निकलेगा, तो कुल मिला जुला के मेरे पास सॉल्यूशन में जिंक प्लस बचा ही रहेगा। बस में आ रही क्या? तो धीरे 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्डअप होने लगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन चलने लगे और ये बल्ब जलने लगा। कंडक्टिंग वायर कोई ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, वहां पर बल्ब जलने लगा। अब जब बल्ब जलने लगा तो आदमी को लगा कि अच्छा ठीक है, वो जो हीट लॉस हो जा रही थी उसका हम यूज कर लिए। बात समझ आ रही क्या? तो बेसिकली पहले केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था? हीट एनर्जी में, लेकिन यहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। समझो कैसे टूटता है। ये अच्छा सवाल है ना कि यहां पर ZnSO4 है, जिंक जो है वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा ही क्यों? बात में आ रही क्या? जिंक अपना ऑक्सीडेशन क्यों करेगा? अरे कॉपर तो यहां तब रिड्यूस होगा ना जब इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां पर जिंक अपना ऑक्सीडेशन इसलिए करता है क्योंकि देखो ये एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन में ZnSO4 किस फॉर्म में होगा? Zn++ और SO4-। सॉल्यूशन के अंदर जिंक को नहीं देखेगा, जिंक देखेगा SO4-- को। ये बात आपको समझाई गई है क्लास 10th वाले सीन में कि SO4 जाता है, जिंक को लेकर के आता है, बोलता है इलेक्ट्रॉन छोड़ो, Zn++ बनो और उसको सॉल्यूशन में लेकर के आता है। SO4 जाएगा इसके पास, यहाँ से जिंक प्लस को पकड़ लेगा और उसको बोलेगा कि तुम क्या बन गए? अब सॉल्ट बन गए, जिंक सल्फेट। उसको वापस सॉल्यूशन में लेकर के आएगा। तो जिंक तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहाँ पर क्योंकि उसको सल्फेट के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा था। वो बोला कि अगर SO4 से कंबाइन कर लेंगे तो मेरा ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है। तो बोल यहाँ पर जिंक जब सॉलिड है तब तो 0 था। बस में आएगा तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? ये दोबारा छोड़ देगा। जैसे ही पानी मिला एक्वस फिर टूट जाएंगे दोनों। तो धीरे धीरे ये बार बार जिंक को लेकर के आता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बनते रहेंगे और वो इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। बस में आएगा। और वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर जाएंगे उसके बाद क्या होगा? ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर प्लस और SO4- है तो SO4- इसके पास जाएगा नहीं क्योंकि कैथोड है, निगेटिव है। कौन जाएगा? कॉपर प्लस जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर जो काम जिंक किया वो कॉपर क्यों नहीं किया? स्टार्टिंग करना तो दोनों शुरू करते होंगे, इस बात की रियलिटी समझो। जिंक भी यहाँ टूटना स्टार्ट करता होगा और कॉपर भी स्टार्टिंग में टूट रहा होगा। कॉपर भी स्टार्टिंग में 2-4 कॉपर Cu++ बन के सॉल्यूशन में कूदे होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बनाए होंगे, और जिंक भी कूदा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने की इच्छा ज़्यादा किसकी है? जिंक की है ना, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है। तो बोलेगा सब जाओ उधर। कॉपर बोलेगा ठीक है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँगा। और इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर रिडक्शन फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ +2 है कॉपर और सॉलिड बन जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा। बस में आ रही क्या? यहाँ से स्टार्ट हुआ था गैल्वेनिक सेल का स्टार्टिंग। ठीक है। कॉपर प्लस को ले लिया, फिर है तो एक्वस में ही, फिर तो टूट ही जाएगा ना। आजमेरिएगा कभी तुम पानी के अंदर NaCl घोल दो तो क्या फिर वो नमक गायब होता है फिर दिखता है, फिर गायब होता है फिर दिखता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। मतलब दोबारा से वो अपना स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता ना। नमक घुल गया Na अलग Cl अलग, इक्विलिब्रियम में होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है बनेगा नहीं, लेकिन बहुत कम जुड़ रहा होता है।
क्योंकि बीच में पानी पड़ा हुआ है ना, पानी डिसोसिएट कर देगा, पानी खुद चिपका के रखेगा ना NaCl को। आप समझे मेरी बात को, पानी Na+ और Cl- को चिपका कर, क्योंकि पानी कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। आप कुछ लिखे क्या, क्या लिखे आप, है बताइए। अच्छा हो गया ना वो पूरा, ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें कुछ बातें हम लोग लिखेंगे, ये समझ आ गया ना ये, और इसके बारे में कल हम लोग फिगर बनाए हुए थे, कुछ बातें हम लिखवाएंगे अभी जिनको आप नोट करेंगे, और आज कुछ सवाल भी करेंगे ना, थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ कल पहुँचे थे। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़े थे, गैल्वेनिक सेल को क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल बोलते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल कल हम लोग पढ़े थे। एग्जाम्पल क्या था वो, हाँ डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल का जो कंप्लीट सेल रिएक्शन था वो क्या था, Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, है ना, यही था ना। आगे ये नहीं था, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा ठीक, ओके ओके, हटा दे रहे हैं, सिर्फ Cu रहेगा। आगे क्या, Zn प्लस प्लस एक्वस, जिंक का रिडक्शन कराते हैं, यहाँ Zn प्लस प्लस रहेगा तो रिडक्शन हो जाएगा फिर यार। ये सही है। यहाँ पे क्या लिखें, कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस, लॉस। ऑक्सीडेशन को डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। इस चैप्टर में जानने के लिए अभी आपको बहुत कुछ है ना, बस चुपचाप सुनते रहो और लिखते रहना जब बोलेंगे लिखने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोनेशन बोलेंगे। क्या आप प्रोटोनेशन जानते क्या होता है, बोलो। हाँ, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेशन। H+ के ऐड होने को, जिसको तुम बोलते हो ना H+ ऐड हो रहा है, एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन कराते हैं वहाँ H+ की जगह कभी कभी प्रोटॉन भी लिखा होता है, क्योंकि H+ क्या है, प्रोटॉन ही तो है। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ वो कंपाउंड्स, मतलब वो सब्सटेंसेस एसिड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन है एक प्रोटॉन रिलीज करते हैं। क्या ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। वो क्या बोले हैं, अरे कहाँ सुन रही हो, वो सब्सटेंसेस एसिड होते हैं जो पानी में जाने के बाद, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है यार, 10 में। एसिड बेस सॉल्ट किस क्लास में है, 10th में है। वो सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स एसिड होते हैं जो पानी में क्या रिलीज करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। थोड़ा सा फैंसी शब्दों का प्रयोग करें आप बड़े हो चुके हैं, H+ छोड़ दें आप, ठीक है। इस बात को लिखिए, वो दोनों वर्ड्स लिखिए, रिएक्शन लिखो पूरा। हाँ, नोट का डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, लिख लो ना, डैनियल सेल लिख लो, हेडिंग लगा लो डैनियल सेल, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि जो भी लिखवाएंगे बेसिकली वो डैनियल सेल के बारे में ही होगा। और जल्दी लिखो, जल्दी। हो गया, ठीक।
इस रिएक्शन में आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको शेल का स्ट्रक्चर याद हो जो भी बना हुआ था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, तो इस सेल के स्ट्रक्चर में आपको बार बार ये बात बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों वेजल अलग अलग थे। यहाँ पे हम जिंक बना रहे हैं, दोबारा से यहाँ कॉपर बना रहे हैं, यहाँ पर ZnSO4 और यहाँ पर CuSO4। एक सॉल्ट ब्रिज लगा दे रहे हैं अभी के लिए, थोड़ा आइडिया रखने के लिए, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है, यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वोल्ट मीटर की जगह आप एमीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर या एमीटर सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है कि यहाँ करंट फ्लो करेगी, आपको पता चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज का बल्ब भी लगा सकते हो जो जल जाए तो ही पता चल जाएगा। बस बल्ब में रिस्क ये है कि अगर मान लो जितने वोल्टेज का बल्ब है, जितने पोटेंशियल डिफरेंस में जलता है, अगर उसका आधा पोटेंशियल डिफरेंस निकला तो आपको लगेगा करंट फ्लो की ही नहीं है, इसीलिए वोल्ट मीटर एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। मेरी बात समझो हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाफ सेल इसको कहा जाता है, हाफ सेल को बोला जाता है, इसको AHC बोलते हैं, इसको CHC बोलते हैं, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल बोलते हैं। एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और कैथोड हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहां भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग जगह पर करवाएं, अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेट कर दें और सेपरेट करने के बाद उसमें एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दें, तो उस कंडक्टिंग वायर में 100% करंट फ्लो करेगी। बस मेरी क्या, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, जैसे जिंक छोड़ दिया था इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है बहुत सारा, तार से जोड़ दे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। बात समझ आ रही क्या, ठीक है। ये कौन सा शेल है, डैनियल सेल है, कौन सी वाली, अरे इसको हाफ सेल बोलते हैं ना। यहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पैदा हो जाएंगे ना, यहाँ बहुत, हम ये बात पहले बता चुके हैं कि ये वाली चीज़ ऑलरेडी चार्ज नहीं होती है ना, इस पे टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ऐसा नहीं, हम कल बताए थे कि इसको चार्ज करके नहीं लगा देते हैं कि इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव, क्योंकि सर मेरे को चार्ज करना आता है, फिजिक्स में मैंने पढ़ रखा है इंडक्शन कंडक्शन दुनिया भर का। ऐसा नहीं करेंगे ना, आप इसको न्यूट्रल न्यूट्रल लगा देंगे, ये जिंक अपने आप यहाँ टूट के गिरने लगेगा, यहाँ माइनस 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 ऑक्सीडेशन की वजह से, और यहाँ पर रिडक्शन होना बाकी है। आप समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ रिडक्शन होना बाकी है, यहाँ पर कॉपर फड़फड़ा रहा है कि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी ये बोले कि अगर ऑक्सीडेशन के मतलब पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन और पॉइंट ऑफ रिडक्शन अगर दोनों सेपरेटेड हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन पैदा है, और रिडक्शन का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन या तो कम है या तो नहीं है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल है तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये जगह न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। तो बस उसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, ऑक्सीडेशन के साइड से रिडक्शन के साइड को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, ऑक्सीडेशन की तरफ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, रिडक्शन की तरफ आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। अरे बात समझ आ रही क्या, हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डैनियल सेल है ना, ये रिएक्शन इसी का लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा बच्चे की तरह बना हुआ है, क्योंकि हमको कुछ बताना है। देखो डैनियल सेल में जो जिंक होता है और कॉपर होता है, इसमें 3-4 चीज़ें फिक्स की गई होती हैं। जैसे कि इसमें जो सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन ZnSO4, इसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स किया गया होता है ना। ये भी एक्वस है, सॉरी यहाँ कॉपर SO4 हो जाएगा, CuSO4। इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 1 मोलर उठा लें, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 1 मोलर समझते हो, 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल जिंक सल्फेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यही होता है 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है। अगर आप दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख दें, और अगर मतलब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन रख दीजिए। 298 केल्विन का मतलब समझते हो क्या, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। उस केस में इसका पोटेंशियल नापा गया, थोड़ा सा ध्यान देना, उस केस में इस वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापा गया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब समझो पहले तो, फिर उसके बाद देखा जाएगा कितना होता है, और उसके 3 केस बनाएंगे। पहली बात तो ये समझो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन मतलब स्टार्ट कर देंगे ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अभी। इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप अगर इसके बीच में तार जोड़ देंगे बल्ब जल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कौन फ्लो करेगा,
इलेक्ट्रॉन इन टर्न करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आती नहीं समझ में आती है? पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और एक जगह पर रिडक्शन होना है, इलेक्ट्रॉन वहाँ जाना है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है। अगर दो पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। अरे रेजिस्टेंस तो दुनिया में हर जगह है, V इक्वल्स टू आई आर में आपको I चाहिए तो V और R पता करना पड़ेगा, R तो हाई है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए तो करंट चल जाएगी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है उसके पहले ये समझो, दुकान से जो बैटरी खरीद के लेकर के आते हो, इस प्रकार की बैटरी होती है, यहाँ पर जनरली पॉजिटिव और पीछे वाला साइड निगेटिव होता है। आप क्या करते हैं, यहाँ से एक तार लेकर के आते हैं, यहाँ से एक तार लेकर के आते हैं, और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? एक बल्ब, और ये बल्ब क्या हो जाता है? जल जाता है। जलता क्यों है? क्योंकि करंट फ्लो करती है ना करंट फ्लो। करंट फ्लो क्यों करती है? क्योंकि इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि दोनों जगह पर पोटेंशियल का अंतर है। बस मेरी क्या, अगर पोटेंशियल में अंतर है तो तुम पूछते हो ना कि बैटरी कितने वोल्ट की है। आदमी बोला बैटरी 2 वोल्ट की है, बैटरी 2 वोल्ट की होने का क्या मतलब है? इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। बस मेरी क्या, बैटरी 2 वोल्ट का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट का है या फिर यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट का है। अगर वो यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट लिखा होता तो फिर यहाँ कितना होता? यहाँ का भी पता चला 2 ही वोल्ट हो गया, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, फिर तो करंट चलेगी ही नहीं। देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, जहाँ पे आप तार कनेक्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो होगा, तो बत्ती जल जाएगी। सही बात है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था तो तुम पूछे कि कितने वोल्ट का था, सही बात है ना। ये भी तो एक सेल ही है। अरे ये बैटरी है, बैटरी से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, अभी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये क्या है? ये भी एक सेल है, इस सेल का भी पोटेंशियल होगा। ये एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका नाम क्या है? डैनियल। क्योंकि डैनियल सेल में चीज़ें फिक्स है ऑलरेडी कि आपको जिंक डालना है जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर डालना है कॉपर सल्फेट के अंदर, सही बात है ना। कॉन्सेंट्रेशन इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो डैनियल सेल का पोटेंशियल निकाला गया, ई सेल, इसको बोलते हैं 1.1 वोल्ट। आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए याद। बस मेरी का वैसे मतलब जैसे कैल्शियम का तुमको एटॉमिक नंबर 20 याद है, हालांकि नहीं याद होता है तो भी काम निकल जाता है, वैसे ही आपको ये डेटा याद होना चाहिए। डैनियल सेल का पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप वो सारे अप्लायंसेज एक डैनियल सेल से चला सकते हैं जो 1.1 वोल्ट पे या उससे कम पर काम करता है। बस मेरी क्या, जैसे तुम्हारे घर में कोई बल्ब है वो 2 वोल्ट पे काम करता है तो क्या इससे जलेगा? नहीं जलेगा। कोई बल्ब जो 1 वोल्ट पे काम करता है जल जाएगा। बस मेरी क्या, कोई बल्ब है जो 1.1 वोल्ट पे काम करता है तो भी जलेगा। हो सकता है कि 1.5 वोल्ट का बल्ब लगाओ, थोड़ा धीरे चले, वोल्टेज कम हो गया ना उसके लिए, तो हाँ क्या बोल रही हो? 1.1 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, नहीं समझे? नहीं करता है मतलब अभी हम उसमें गए ही नहीं। ई सेल और ई एक्सटर्नल में डिफरेंस होता है, ई एक्सटर्नल सेल का नहीं होता है। अभी तो वो केस बनेगा उसके बाद, ये तो सेल का है अपना पोटेंशियल। इतना क्लियर सबको? ठीक है। डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लोग बोल देते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना, बस मेरी क्या। तो आप इसको क्या बोलेंगे? 1.1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अब अप्लायंस का मतलब फ्रिज, टीवी, कूलर होता है ना, जो 220 वोल्ट पे चलता है, ये 1.1 वोल्ट है। बस मेरी क्या, जैसे कि आप किसी को करंट नहीं मार सकते हैं लेकिन फिर भी आपके बॉडी में 0.2 मिली एम्पीयर करंट बह रही होती है। कहने के लिए तो है ना कि हाँ करंट दौड़ रही बॉडी के अंदर, कहने के लिए तो है ना 1.1 वोल्ट अच्छा होता है, एलईडी जल जाएगी इससे। एलईडी होती है ना, कम वोल्टेज की होती है, जल जाएगी एलईडी, जल जाती है ना। ठीक, अब मेरी बात समझो, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि इसमें हम एक और एक्सटर्नल वोल्टेज का सप्लाई ऐड करेंगे। मतलब समझो, एक ये बैटरी हो गई, मतलब सेल मान लो, एक डैनियल सेल हो गया। डैनियल सेल खुद कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है? 1.1। ठीक, मान लो एक बैटरी मेरे पास है, एक बैटरी तुम्हारे पास है,
ठीक है, इसको सिर्फ समझना, एक बैटरी हमारे पास है, एक बैटरी तुम्हारे पास है, दोनों बैटरी को हम जोड़ दिए और बीच में कुछ तार तूर लगा दिए, उसमें एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो बस वो बल्ब ये चेक कर रहा है कि हाँ ठीक है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है, मतलब बल्ब जलेगा, बल्ब ये बता रहा है कि करंट फ्लो कर रही है। तुम्हारे पास मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है, तुम्हारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास जो बैटरी वो 1 वोल्ट की है। ठीक, तुम्हारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास जो बैटरी है वो 1 वोल्ट की है, हम दोनों बैटरी को जोड़ दिए, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऐसा जोड़े हैं कि तुम्हारे तरफ से जो करंट चलेगी वो मेरे अंदर से होकर जाएगी, मेरी तरफ जो करंट चलेगी वो तुम्हारे अंदर से होकर जाएगी। तो करंट किसके वजह से दौड़ेगी, तुम्हारे वाले या मेरे वाले? तुम्हारे वाले, क्योंकि तुम्हारे बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है। तुम्हारे हिसाब से जो करंट का डायरेक्शन हुआ बैटरी, अरे जो तुम्हारे हिसाब से जो करंट का डायरेक्शन हुआ करंट उधर चलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है। इसको बिल्कुल आप इसी प्रकार से समझें, आप इसको बिल्कुल इस प्रकार समझें कि 2 डंडे हैं, एकदम क्लियर, कोई टेंशन ही नहीं है। 2 डंडे हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पर मतलब 2 पॉइंट्स हैं ऐसे, दोनों को जोड़ दिए हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। इतना क्लियर है क्या? 2 पॉइंट इधर देख लो, समझा रहे, इधर देख लो तो समझ जाओगी। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल 3 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सुनते रहो ध्यान से। यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट डी है, इसका पोटेंशियल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सुनो। इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करनी चाहिए, ए से बी या बी से ए? सोच के बताओ, सोच के। हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल उसको मान लेते हैं जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और बैटरी में नेगेटिव पोटेंशियल उसको मानते हैं जिसका पोटेंशियल कम होता है। ऐसा होता है ना? सही बात है ना? ये पॉजिटिव पोटेंशियल लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पर, सुनो इस बात को समझो, पोटेंशियल अगर माइनस में लिखा होता है तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अरे V बराबर KQ/R पढ़े हो ना? हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये दोनों पॉजिटिव लिखे हुए ना, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पर? 3 पर या 5 पर? 3 पर। तो अगर इसको बैटरी के फॉर्म में दिखाना होता तो तुम क्या दिखाते कि सर ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? बी से ए जाएगा, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को घटाएगा जा करके। या फिर यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन को लग रहा है कि यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर चलो, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट कहाँ जाएगी? इधर। इसके हिसाब से करंट कहाँ जानी चाहिए? नीचे जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये अगर 10 वोल्ट है और ये अगर 2 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 8 का। अच्छा, इसको बोल सकते हैं कि जो AB वाली बैटरी है उसका पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट का है, अंतर 2 का है ना। और बोल सकते हैं जो CD वाली बैटरी है उसका पोटेंशियल 8 वोल्ट का है। इतना समझ आ रहा ना? थोड़ा ध्यान सुनो, इसमें करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? CD में C से D आएगी, इलेक्ट्रॉन उधर, करंट इधर। सुनो, अगर अब यहां समझो, ये बैटरी हमारी वाली और ये बैटरी तुम्हारी वाली, ठीक, इन दोनों को हम ऐसे जोड़ रहे हैं एक तार से। AB वाला बोल रहा है कि करंट B से D की तरफ जाएगी, ठीक है, और CD वाला बोल रहा है कि नहीं, करंट D से B की तरफ जाएगी। आपको क्या ये बात समझ आ रही? करंट किधर जाएगी? करंट कहां जाएगी? करंट जाएगी B से B की तरफ, क्योंकि उधर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। इसके हिसाब करंट या तो ऐसे चलेगी या तो ऐसे चलेगी, या तो क्लॉकवाइज या तो, क्योंकि ये क्लोज लूप है। हाँ, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप का मतलब होता है एक बंद चीज, ठीक है। और अभी जब आप पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, तो केवीएल केसीएल में आप एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर क्लोज लूप के अंदर भी 2-3 लूप्स हैं, इनको मैश कहा जाता है, ठीक है जी, इनको मैश कहा जाता है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? क्लोज लूप हो गया तो करंट उसके वजह से जाएगी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। इतना क्लियर है? अब यही बात यहां पर समझो, इस वाले में करंट किधर से किधर जा रही थी? एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड? करंट कैथोड से एनोड जा रही थी, ठीक, करंट जा रही थी कैथोड से एनोड। इस वोल्ट मीटर को हटा दो,
इस वोल्ट मीटर को हटाने के बाद यहाँ पर किसी भी तरीके से एक बैटरी का, या वोल्ट मीटर लगा दो, एक बैटरी का एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दो, यहाँ पर एक बैटरी का सोर्स कनेक्ट कर दो। ये बैटरी का सोर्स ज़्यादा, ये बैटरी का सोर्स जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल का भी हो सकता है इस वाले से। ये बैटरी कितना बाहर पोटेंशियल दे सकती है? 1.1 वोल्ट। ऊपर में जो नई बैटरी लगा रहे हैं वो नई वाली बैटरी हो सकता है कि 1.1 वोल्ट से कम हो। अगर ये एक्सटर्नल सोर्स जो है, एक्सटर्नल सोर्स अगर 1.1 वोल्ट से कम पोटेंशियल का है, मतलब ये अगर 1.1 वोल्ट से कम पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा तो करंट इसके हिसाब से ही बहेगी। मतलब रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा, बस मेरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स एग्जैक्ट 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया और ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या होगा? इसके वजह से निकली करंट और इसके वजह से निकली करंट कैंसिल आउट हो जाएगी, करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं ना। करंट छोड़ो, करंट कंफ्यूजिंग, इलेक्ट्रॉन को समझो, ज्यादा सिंपल है। पोटेंशियल बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। ये बोल रहा था कि मेरे पास नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, ये बोला सुनो मेरा इधर ही वाला नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आना चाहेंगे, मेरे इधर से आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इस बात को आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले समझिए, डायग्राम तो बन जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ समझो कि अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड किया उतना अपोजिट साइड से इसको मिल गया बाहर की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब अगर एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल 1.1 से कम था तब तो ये चल रहा था रिएक्शन। अगर एक्सटर्नल वाला पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। बस मेरी क्या, इलेक्ट्रॉन क्यों चल पा रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। लेकिन इसको निगेटिव पोटेंशियल चाहिए था कॉपर को, बोल रहा है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। बाहर वाला सोर्स क्या बोल रहा है? हम दे देंगे इलेक्ट्रॉन, लोड मत लो। यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आने देंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आने देने के लिए इसको बराबर पोटेंशियल का होना पड़ेगा ना। जितना 1.1 का नीचे है, ऊपर 1.1 वोल्ट का होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है हम करंट इधर फ्लो कराएंगे, ये बोल रहा है हम करंट इधर फ्लो कराएंगे। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो। बस में आ रही क्या? अगर ये बोल रहा है इधर बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। एक्सटर्नल वोल्टेज अगर डैनियल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, उस केस में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। और अगर थर्ड केस, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन उल्टा होने लगेगा। आप बात को समझिए, रिएक्शन उल्टा होने लगेगा। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा जिसमें करंट देकर के आप क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। रिएक्शन क्या होगा वो बात की बात है, रिएक्शन क्या होगा बाद में देखना। क्या हो जाएगा? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। बात समझ आ रही क्या? यहां पर बहुत सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे उल्टा करके, और यहां पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या? तो 3 केस बनेंगे फॉलोइंग, इनको अभी अच्छे से लिखेंगे। 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा? एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो इंटरनल पोटेंशियल का विरोध कर रहा था। अच्छा, इंटरनल क्या एनोड पर पॉजिटिव होगा? मतलब क्या कहना चाहती हो? अच्छा ठीक है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल इंटरनल पोटेंशियल से कम है, इंटरनल पोटेंशियल का मतलब क्या है? वो पोटेंशियल जो डैनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, वो कितना है? 1.1 वोल्ट। ये डेटा 1.1 का चर्चा क्यों चल रहा है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये इतना ही मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है आपको, इसीलिए 1.1 की बात कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से कम है तो रिएक्शन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 के बराबर हो गया तो रिएक्शन अल्टीमेटली रुक जाएगा, और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन उलट जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। ये आदमी क्या करेगा? ये सब इलेक्ट्रॉन अंदर 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 अंदर, बस मेरे के इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर घुसने लगेगा। ठीक, इस 3 केस को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना, अपोजिट हो जाएगा ना। इसको करंट से आइडिया लगा लो, करंट से आइडिया लगा लो, करंट समझ लो।
पहले क्या हो रहा था कि पहले देखो क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव बढ़ रहा था, जिंक कूद रहा था Zn प्लस Zn प्लस Zn प्लस Zn प्लस, अब सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव कूदेगा। जब जिंक सॉल्यूशन के अंदर कूद रहा था तो ये वाली चीज निगेटिव हो रही थी, जब निगेटिव इसके अंदर कूदेगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, बन गया ना इलेक्ट्रोलाइट एनोड पॉजिटिव। बात में आ रही क्या? लिखिए 3 केस बनाएंगे हम लोग, लिखिए। इफ एक क्या बोल रहे, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, डैनियल सेल का वो बना लियो ना, रिएक्शन लिख रहे हो फिर उसके नीचे डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखिए अपोजिट इन नेचर, if external potential opposite in nature is applied and increased slowly, कॉमा लगाइए, following three cases arise, पहला केस लिखिए, पहला केस ऐसे लिखेंगे आप ना, लिखिए व्हेन, पहला केस लिखिए व्हेन ई एक्सटर्नल, मतलब ई एक्सटर्नल को आप कैसे लिखेंगे, ई लिखेंगे और एक्सटर्नल में ई एक्स टी लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। व्हेन, पहला केस व्हेन ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, the electrons flow from zinc to copper rod, the electron flows from zinc to copper rod and the current from the electron flows from zinc to copper rod, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and the current from कॉपर टू जिंक, सही बात है, फुल स्टॉप लगाइए, उसी में लिखिए जिंक इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, जो जिंक है वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, जिंक इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, सही बात है ना। जिंक जो है यहां पर ये वाला जिंक धीरे धीरे सॉल्यूशन में Zn++ बन करके डिजॉल्व होते चला जाएगा, वेयर एज copper is deposited at cathode, हो गया, at cathode, and the reaction continues, हो गया, फुल स्टॉप लगाइए। सेकंड केस लिखिए, व्हेन ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, व्हेन ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट, हो गया, उसमें लिखिए इन दैट केस the reaction stops, and no current flows through the cell, हो गया, फुल स्टॉप लगाइए, उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा एनी फर्दर इंक्रीमेंट
in the external opposite potential ENT. Any further increment in the external opposite potential again starts the reaction, but in the opposite direction. हो गया। थर्ड केस लिखिए। अब थर्ड केस लिखिए। थर्ड केस का डिस्कशन हल्का सा ऊपर हुआ है अभी। थर्ड केस लिखिए। मतलब देखो क्या हो रहा था, पहले एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल जो था वो 1.1 से कम था, तो रिएक्शन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर बढ़ा करके 0 पर ले, मतलब बढ़ा करके 1.1 पर लेकर के एकदम बराबर, उस केस में रिएक्शन रुक गया, करंट भी रुक गया। और अगर और वो बढ़ाया जाएगा, अभी आप ये लिखिएगा, अगर वो और बढ़ाया जाएगा एक्सटर्नल पोटेंशियल, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर और बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, जो रिएक्शन रुक गया था बराबर होने के बाद, वो रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो काम यहाँ हो रहा था वो काम यहाँ होगा, और जो यहाँ हो रहा था वो काम यहाँ होगा। थर्ड केस लिखिए, एक्सटर्नल मतलब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, greater than 1.1 volt, then electron flows from हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कॉपर टू जिंक, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्रॉम जिंक टू कॉपर। हो गया। जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले केस में जिंक से जा रहा था कॉपर की तरफ, तो उस केस में जिंक डिसॉल्व हो रहा था सॉल्यूशन में, तो अब डिसॉल्व कौन होगा सॉल्यूशन में, कॉपर। तो लिखिए, कॉपर डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन, कॉपर डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन, वेयर एज अब देखो पहले केस में कॉपर के साथ क्या हो रहा था, कॉपर सॉल्यूशन में से बाहर निकल के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा था, है ना, Cu++ रिड्यूस हो जाकर सॉलिड बन जा रहा था, और सॉलिड लैटिस के फॉर्म में यहां पर डिपॉजिट होकर चिपक जा रहा था। तो लिखिए, वेयर एज जिंक गेट्स डिपॉजिटेड, वेयर एज जिंक गेट्स डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, zinc gets deposited at zinc electrode, zinc gets deposited at zinc electrode। हो गया। नीचे लिखो एक लाइन, लास्ट में एक लाइन छोड़ के लिखो, द रेफरेंस पोटेंशियल दैट इज 1.1 वोल्ट, द रेफरेंस पोटेंशियल दैट इज 1.1 वोल्ट is the electric potential of Daniell cell, is the electric potential of Daniell cell। इस केस में बताओ बाबू, एनोड किसको बोलते हैं, जहां ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, जहां मेटल कूद जाएगा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन छोड़ करके,
तो अब मेटल में कौन, अब सॉल्यूशन में कौन कूद रहा है? कॉपर कूदेगा ना थर्ड वाले केस में, तो कॉपर वाले को एनोड बोल देंगे। एनोड का डेफिनेशन हमेशा ऑक्सीडेशन से होगा, है ना। एनोड कौन सा, इसका डेफिनेशन हमेशा ऑक्सीडेशन से होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? है ना, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन से होगा और कैथोड का हमेशा रिडक्शन से होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, और क्या बोलते हैं, एनोड इस केस में नेगेटिव होता है। हाँ, एक बात हम क्लियर पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से कर दे रहे हैं। ये सिर्फ एक कन्वेंशनल तरीका है कि एनोड को लेफ्ट साइड में बनाया जाता है, कैथोड को राइट में बनाया जाता है, ठीक है। कई जगह पे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे जहां एनोड राइट में होगा, कैथोड लेफ्ट में होगा, वो भी सही है। और अगर आप उसी डायग्राम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एनोड को लेफ्ट में बना देते हैं, तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, ठीक है। इसीलिए वो जी लोन वाली बात याद रखना ज़्यादा सही है। बात समझ आ रही है? चलिए, चलिए आगे लिखिए। आगे आप लिखिए, हेडिंग छोटा सा लगा लीजिए, सॉल्ट ब्रिज। उसके बारे में कुछ बातें लिखवानी है हमको, आपको सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हो गया। चलिए थोड़ा सा इधर समझ लेंगे हम लोग ना, थोड़ा सा इधर समझ लेंगे। देखो क्या होता है, अगर तुम सेल के दोनों वेसल में सॉल्ट ब्रिज को नहीं डाले रहोगे तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा समझो। जो एनोड हाफ सेल है और जो कैथोड हाफ सेल है, दोनों के अंदर कुछ कुछ परिवर्तन आ रहा है ना। जैसे ये अगर एनोड हाफ सेल है और यहाँ पर तुम कैथोड हाफ सेल बना लेते हो, इसके अंदर तुम लगा के रखे हो जिंक और यहाँ पर तुम लगा के रखे हो कॉपर, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर Zn++ और SO4- ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फेट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट, मतलब Cu++ और SO4-। ये तो बिना कुछ किए ऑलरेडी रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन कैसा, एक्वस है। बस मेरे क्या, ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 और ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। यहाँ से जब जिंक कूद रहा है सॉल्यूशन में तो वो और ज़्यादा Zn++ बना रहा है ऑक्सीडेशन करने के लिए, और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जा रहा है। फिर यहाँ पर जिंक कूदेगा दोबारा से तो प्लस बनाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सल्फेट आयन बार बार फ्री हो जा रहा है, जिंक को पकड़ के ला रहा है, फिर फ्री हो जा रहा है। तो जब सल्फेट आयन फ्री हो जा रहा है तो फिर से इसके अंदर प्रेजेंट जिंक को क्या दिखाई दे रहा है कि अंदर तो सल्फेट प्रेजेंट है, हम ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। तो बार बार जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के सल्फेट के चक्कर में कूद जा रहा है और सल्फेट फिर छोड़ करके साइड हट जा रहा है, तो जिंक इसी में तैरने लग रहा है। बस मेरी क्या, और ये जिंक प्लस दोबारा से अपना इलेक्ट्रॉन लेने आ सकता था ना, लेकिन जब तक ये अपना इलेक्ट्रॉन ले करके मतलब लेने के लिए आता, तब तक आप क्या कर दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जैसे ही जिंक छोड़ा इलेक्ट्रॉन, जिंक कूदा इधर, इलेक्ट्रॉन गया उधर। बात में आ रही क्या, और उधर इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, कॉपर ले लिया, क्योंकि सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, कॉपर प्लस और SO4- भी है। ये कॉपर प्लस जाएगा यहाँ पर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और खुद यहाँ करके चिपक जाएगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि इसमें SO4- की संख्या घटेगी क्या, SO4- की संख्या बढ़ेगी क्या। SO4- सेम रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि ना ही SO4- कहीं से आ रहा है और ना ही कहीं जा रहा है। लेकिन
इसके अंदर जिंक आयन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहां से जिंक बार बार कूद रहा है और सारा इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन उधर चला जा रहा है और यहां से जिंक का संख्या बढ़ते चला जाएगा। इधर क्या हो रहा है कि सारा का सारा कॉपर पॉजिटिव जो था, क्यूप्रिक आयन बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा क्यूप्रिक आयन क्या कर रहा है, इधर से जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है सबको ले रहा है और लेने के बाद इस वाले पर आकर के चिपक जा रहा है। बस में आइए, तो इस सॉल्यूशन में से कॉपर प्लस प्लस की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? मेरी बात समझना, इसमें जिंक प्लस प्लस की संख्या बढ़ रही है, इसके वजह से धीरे धीरे ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज होते चला जा रहा है। बस में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल था जिंक ZnSO4, है ना, अगर 10 जिंक प्लस तो 10 सल्फेट नेगेटिव भी था, लेकिन मान लो 5 तो Zn प्लस कूद गया तो 5 पॉजिटिव बढ़ गया ना। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि अगर जितना जिंक कूदेगा उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज बढ़ जाएगा पॉजिटिव। यहां पर देखो, यहां क्या हम इसकी बात कर, तुम उसकी बात कर रही हो। पहले इसको समझ में आ गया तुमको, अब उधर चले। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, इसमें कॉपर की संख्या नहीं घटेगी, कॉपर आयन इसीलिए क्यूप्रिक बोले हैं। ये आयन क्या करेगा, यहां पर जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। किसका इलेक्ट्रॉन? जो जिंक छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है। वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? कॉपर प्लस प्लस। और कॉपर प्लस प्लस क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। इसीलिए तो यहां लिखा जाता है कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है? कॉपर प्लस प्लस जो एक्वस में था वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट, और क्या बन गया? कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड बनेगा तो क्या सॉल्यूशन में तैरेगा? नहीं ना, या तो नीचे बैठ जाएगा या तो यहां चिपक जाएगा जा करके। बस में आ रही क्या? अरे जैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा होता तो यहां चिपक जाता, तो मान लो नीचे बैठे, कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन में से कॉपर आयन की संख्या तो घट गई ना, क्योंकि 10 कॉपर आयन अगर पहले था और 10 सल्फेट आयन भी पहले था, 5 कॉपर आयन जाकर के सॉलिड बन के नीचे बैठ गया, तो सॉल्यूशन में कितने कॉपर आयन बचे? 5 ही बचे। सल्फेट तो अभी भी 10 है, तो क्या सल्फेट की संख्या घट बढ़ रही है? क्या सल्फेट की संख्या कहीं गड़बड़ नहीं रही है, यहां पर जिंक की संख्या बढ़ जा रही है। यहां पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, यहां पॉजिटिव की संख्या घटने की वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि सल्फेट की संख्या बढ़ गई। देखो संख्या में अंतर किसके आ रहा है? यहां भी कैटायन के और वहां भी कैटायन के। कहीं पर भी एनायन, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एनायन की संख्या बढ़ रही है। दोनों जगह पे कैटायन की संख्या में परिवर्तन आ रहा है, अलग अलग प्रकार का चेंज है, इसलिए एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। अच्छा एक बात समझो, धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब इसमें इतना ज़्यादा जिंक पॉजिटिव हो जाएगा कि अब अगर मतलब बहुत सारा जिंक पॉजिटिव हो गया तो इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया ना जिंक प्लस की वजह से। तो अब अगर यहाँ से जिंक प्लस निकल के सॉल्यूशन में जाना चाहेगा तो ये सब रिपेल करेंगे उसको। पहली बात तो ये कि ये जो जिंक है सॉल्यूशन में ये इसको रिपेल करेगा कि हम लोग पहले ही से पॉजिटिव है, तुम क्यों आ रहे हो बताओ। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा इधर पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव चार्ज से डोमिनेट कर गया है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? एक लिमिट के बाद वो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। ठीक, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन का जाना ये सब मिलकर रोकेंगे क्योंकि ज़्यादा जिंक पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर कॉपर आयन की संख्या घट गई तो सल्फेट डोमिनेट कर गया, सल्फेट नेगेटिव आयन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हरहरा के आ रहा था, बात में आ रही का? तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा था तो अब सल्फेट बढ़ गया, तो ये सल्फेट के ऊपर भी नेगेटिव, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा? नहीं आने देगा। तो अब ना ये जाने देना चाहता है ना ही ये आने देना चाहता है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि रिएक्शन धीरे धीरे विल स्लो डाउन, रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे घट जाएगी। इसी बात को, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या लगा दिए? सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, पहली बात पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है इसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं यहाँ पर, मतलब इट इज पोरस का मतलब ये समझो कि इसमें से ट्रेवल करना संभव होता है। ट्रेवल कौन कर सकता है? आयंस ट्रेवल कर सकते हैं। लेट्स से KCl की बात करें हम, इस बात को बहुत अच्छे समझो क्योंकि अगला टॉपिक जब स्पॉन्टेनिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे एंट्रोपी भी समझाएंगे, एंथैल्पी भी समझाएंगे और फिर उसका डेल्टा जी समझाएंगे, बहुत आराम समझ में आएगा। देखो KCl जो है,
कि इसमें क्या भरा होता है, अगर सॉल्यूशन मिला के भर देना, जेलेटिन बोल लो, अगर बोल लो, प्लांट जेल बोल लो, कुछ भी मिला करके इसको भर देते हैं, ये पोरस होता है, छेद होते हैं यहाँ पर। KCl जो होता है उसमें K प्लस प्रेजेंट होगा और Cl माइनस प्रेजेंट होगा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है। यहाँ पर इतना सारा पॉजिटिव पोटेंशियल देख करके कौन आना चाहेगा, Cl माइनस आना चाहेगा, और यहाँ पर इतना सारा नेगेटिव सल्फेट का पोटेंशियल देख कौन आना चाहेगा, K प्लस आना चाहेगा। बस मेरी क्या, सल्फेट को छोड़ करके कौन गया, कॉपर, तो सल्फेट फड़फड़ाएगा, तो सल्फेट को कौन बैलेंस करेगा, पोटेशियम आकर के बैलेंस कर लेगा। अरे बस मेरी क्या, अच्छा, तो ये के जब ये जो पोटेशियम आयन है, ये किसका पोटेशियम आयन है, ये सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट का आयन है। ये पोटेशियम आयन यहाँ पर आएगा तो ये पोटेशियम क्या करेगा, दो पोटेशियम आयन किससे कंबाइन करेगा, SO4 से, और क्या बनेगा, K2SO4। थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है, यहाँ भी देखो Cl माइनस आएगा, इसमें कौन ज़्यादा हो गया है, जिंक ज़्यादा हो गया है, तो जिंक को बैलेंस कितने Cl मिलके करेंगे, 2 Cl, क्या बनेगा, ZnCl2। थोड़ा यहाँ भी रुको, ये दोनों जो चीज़ फॉर्म हुई है, थोड़ा समझना, अगर ये दोनों चीज़ फॉर्म हो गई तो फॉर्म होने के बाद तो धीरे 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 पूरा का पूरा Cl जो है वो पूरे जिंक को खा जाएगा, सारा Cl पूरे जिंक को खा जाएगा, और यहाँ पर सारा का सारा K प्लस पूरे सल्फेट को खा जाएगा, पूरा का पूरा K प्लस सल्फेट को खा जाएगा। अगर पूरा का पूरा K प्लस सल्फेट को खा गया और पूरा का पूरा Cl माइनस जिंक को खा गया तो फिर रिएक्शन रुक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से Cl खत्म, यहाँ से K खत्म, यहाँ पे कौन बच गया, सल्फेट निगेटिव, यहाँ पे बचा सल्फेट निगेटिव और कुछ बचा ही नहीं ना, और यहाँ पे कौन बचा, कॉपर, बस। अब क्या होगा, तो क्या सर ये कॉपर पॉजिटिव है, सल्फेट निगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने स्टार्ट करेगा, सल्फेट कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सल्फेट कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अरे आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी याद है, सल्फेट बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सब जाओ, नाइट्रेट जाओ, OH जाओ, Cl जाओ, Br जाओ, I जाओ, सब लोग जाओ। सल्फेट नहीं जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, सल्फेट इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। और कॉपर बोलेगा हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई टेंशन नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेटल ही हैं, पास मेरी क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप फिर से एक बात का ध्यान दीजिए, ये बना एक सॉल्ट, क्या बना, सॉल्ट। ये सॉल्ट किस में बना हुआ है, एक्वस में बना हुआ है। ये सॉल्ट भी किस में बना है, दोबारा से देखो, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का Cl आया किससे कंबाइन किया, Zn से, ZnCl2 बन गया एक्वस में। यहाँ का K प्लस आया किससे कंबाइन किया, SO4 से, K2SO4 सॉल्ट बन गया, दोनों सॉल्ट है ना, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, सॉल्ट है दोनों। अब क्योंकि दोनों एक्वस में है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। बस मेरी क्या, अगर ये सॉल्ट सॉल्यूबल हुए तो दोबारा से टूट जाएगा ये, अगर ये सॉल्ट सॉल्यूबल हो दोबारा टूट जाएगा, दोबारा से टूट जाएगा, मतलब बार बार आयन बनेंगे, बार टूटेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा। यहाँ पर बार बार बनेगा, बार बार टूटेगा, वहां भी बार बार बनेगा, टूटेगा। एक ऐसा समय आएगा जब जितने सॉल्ट टूट रहे होंगे उतने ही आयंस कंबाइन सॉल्ट बना रहे होंगे, आ जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। बस मेरी क्या, तो हर ये तो टूटे फेज में ही रहेगा ना, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो अपना काम कर लेगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ले करके इसको जिंक को पकड़ के बैठ जाएगा, ये बस चार्ज बैलेंस करने के लिए आ रहा है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। तुम बोलोगे किया तो रिएक्शन, तो हम बोलेंगे ठीक है कर लिया, तो टूट भी तो क्या, बस मेरी क्या, टूट भी तो गए। आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ इसीलिए डालते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट किसको बैलेंस करे, चार्ज को बैलेंस करे। यहां पर जो इंक्रीमेंट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज का असर ज्यादा हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का असर ज्यादा हो गया, उस असर को कम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। बस मेरी क्या, क्योंकि हमको इधर से चाहिए इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन तभी मिलेगा जब इधर को इलेक्ट्रॉन को खींचे ना, क्योंकि इधर कोई खींच ले तो इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं पाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए बोले इलेक्ट्रॉन छोड़ो तुम क्लोरीन ले लो। बस मेरे क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता तो इलेक्ट्रॉन को तो अपने अंदर डाल लेता ये जिंक, और चिपका के जिंक मेटल बन जाता। इसको बेवकूफ बनाया गया, बोला गया Cl माइनस जाएगा, चिपक जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, खुश हो गया जिंक। लेकिन ये सॉल्ट है और ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी के अंदर फिर टूट जाएगा। बस मेरी क्या, अब जिंक चिल्लाएगा भी नहीं कि मेरे को निगेटिव चार्ज चाहिए, लो निगेटिव लो,
फिर कंबाइन करो, फिर सॉल्ट बनाओ, फिर ब्रेक हो जाओ। बात समझ रही क्या? तो ये काम चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन आराम से जाता रहेगा। हाँ, कोई चेंज नहीं आया ना, कोई चेंज तो आया नहीं ना। एक बात है, कोई चेंज आने, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चिपक रहा है ना। वैसे ये तो आयनिक बन गया ना, कोवैलेंट तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। आप समझिए मेरी बात को, रिएक्शन का मतलब टेक्निकली कोवैलेंट तो है नहीं। तो आप इसको केमिस्ट्री में जज ना कर, इसको फिजिक्स के साथ देख लो। ये तो चार्ज था, पास में आके चिपक गया, पानी था, अलग अलग कर दिया, बात खत्म। सही बात है। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में ये बात थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग ना, थोड़ा सा लिखेंगे, लिखिए। सल्फेट है ही ना पागल, सल्फेट तो है ही ना। ज़्यादा रिएक्टिव कौन? सल्फेट या Cl? ज़्यादा रिएक्टिव Cl है। सल्फेट अपने पर चार्ज होल्ड किए रह सकता है एज कम्पेयर टू Cl। तो जो आदमी चार्ज होल्ड किए रह सकता है अपने ऊपर, वो ज़्यादा फोर्स लगा देगा ना, मतलब ठीक है। और Cl पे वैसे भी एक निगेटिव है, सल्फेट पे Cl पर एक निगेटिव, सल्फेट पर दो निगेटिव। पास में आ रही क्या? अरे Cl पे एक निगेटिव है, सल्फेट पे दो निगेटिव है ना, तो ज़्यादा कौन चिपकेगा Zn से? सल्फेट ना, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब कोलम्बिक फोर्स। आप समझिए मेरे बात को, कोलम्बिक फोर्स ज़्यादा जहाँ लगेगा वो चीज़ उससे चिपक जाएगी, है ना। बस वो तो एक्स्ट्रा जिंक जो आ गया था उसको बैलेंस करने के लिए Cl आया है। पहले वाले जो 10 जिंक थे लेटेस्ट से, जो 10 जिंक थे उनको तो सल्फेट बैलेंस कर ही रहा था। जो एक्स्ट्रा जिंक है उसको ना क्लोरीन बैलेंस कर रहा है। बस मेरी क्या। और वैसे भी हमको नेगेटिव आयन से कोई मतलब तो है नहीं। सल्फेट कुछ कर रहा है क्या यहाँ पर? क्या वहाँ पे सल्फेट कुछ कर रहा है? बस पड़ा हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन लेकर के। तो वैसे ही क्या क्लोरीन कुछ उखाड़ लेगा? नहीं उखाड़ेगा, पड़ा रहेगा, बस कोई टेंशन नहीं है। सारा काम कौन कर रहा है? कैटायंस कर रहे हैं। क्योंकि कैटायन कौन बना रहा है? मेटल। ये क्या है? मेटल। ये भी क्या है? मेटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? बस दो मेटल अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल के लगे हुए, इसके वजह से करंट फ्लो कर रही है। लिखिए आप, इफ सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स KCl। आज की क्लास थोड़ी हमको एक आध घंटे और के लेनी थी यार, चलो। इफ सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स KCl, कॉमा लगाइए, देन टू मेंटेन, वो तो चल ही रहा है ना भाई, वो सब चल रहा है, वो चलता रहे, इसी तरह से सब काम कर रहे हैं हम। देन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, then to maintain electrical neutrality, then to maintain electrical neutrality and the completion of the circuit, two chloride ions Cl minus, TWO2 chloride ions Cl minus, क्या बेटा? for the completion of the circuit है ना, completion of circuit, two chloride ions from the salt bridge, two chloride ions from the, जो अभी समझाएं वही चीज लिखवा रहे हैं, ठीक है। two chloride ions from the salt bridge migrate समझते हो? migrate मूव करना, जाना, migrate to anode solution for every, migrate to anode solution for every Zn2 plus ion, for every Zn2 plus ion, है ना। formed during oxidation half reaction, formed during oxidation half reaction, formed during oxidation half reaction। हो गया क्या? एक Zn++ को जो कूदा है सॉल्यूशन में, नया वाला Zn++, पहले जो था उससे तो कोई मतलब है नहीं, उसको सल्फेट बैलेंस कर रहा है।
जो नया वाला Zn++ कूदा है उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 Cl- चाहिए होगा, तो यही बात अब लिखिए। फिर सब लाके नीचे लिखिए, एट द सेम टाइम देखो चार्ज को बैलेंस करने के लिए वो जा रहा है, रिएक्शन करने के लिए नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम 2K+ आयंस, एट द सेम टाइम 2K+ आयंस migrate into the cathode solution, migrate into the cathode solution, to replace every Cu++ ions, to replace every Cu++, Cu2+, कुछ लिख लो, Cu++ ions reduced during reduction half reaction, reduced during reduction half reaction, हो गया। फुल स्टॉप लगाइए, नीचे लिखिए, hence salt bridge maintains electrical contact between the two solutions, electrical contact between the two solutions, हो गया। also prevents the mixing of electrode solutions हो गया क्या? आप समझ गए मेरे बात को? सॉल्ट ब्रिज के काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, मतलब चार्ज बैलेंस कर देता है। पॉइंट नंबर 2, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? दोनों में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर देता है, ताकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से जा रहा है तो अंदर से निगेटिव चार्ज, देखो अगर निगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो इधर भी आना चाहिए, तो इधर आता है ना, Cl- के फॉर्म में इधर आता हो रहा है, देखो आ रहा है, तो टेक्निकली माइनस आ भी रहा है और जा भी रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीशन है। इलेक्ट्रिक बात समझ आएगी क्या? सर्किट भी कंप्लीट कर रहा है और सॉल्ट ब्रिज लगा देने की वजह से दोनों चीज़ें अलग अलग भी हैं, लेकिन फिर भी सर्किट कंप्लीट है, ट्रांसफर निगेटिव चार्ज का हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज का भी ये 3 काम ध्यान रखेंगे। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट कंप्लीट्स द सर्किट और इट सेपरेट्स द सॉल्यूशन फ्रॉम बीइंग मिक्स्ड। बात समझ आएगी क्या? आप और भी कुछ आपको समझा तो आप लिख सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दोनों के बीच में स्टैब्लिश कर रहा होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक सवाल लिख लीजिए, एक सवाल लिख लो। एक गैल्वेनिक सेल है, उसका हम रिएक्शन आपको दे रहे हैं, वो रिएक्शन देख करके आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है। ठीक है, वो रिएक्शन देख करके आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है। गैल्वेनिक सेल को कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आइडिया, और तुम सब कुछ पढ़ चुके हो, बस हम उसको थोड़ा सा बढ़िया से अलग अलग व्यवस्थित करके बता रहे हैं। आपको सेल रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है, आप पता करेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा और रिडक्शन किसका हो रहा होगा। आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, क्या बात है, AHRC। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कैथोड का हाफ रिएक्शन लिखेंगे। बात समझ आ रही क्या? दोनों का हाफ रिएक्शन लिखने से आपको ये पता चला कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एनोड और कैथोड बना लेंगे। एनोड उसी मेटल का बनाना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कैथोड भी उसी मेटल का बनाना पड़ेगा जिसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ आ रही क्या? अब आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सवाल लिखिए, आप ट्राई करेंगे खुद से करने का। लिखिए स्केच एंड लेवल a galvanic cell, sketch and label a galvanic cell that uses the redox reaction, ये रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए।
थोड़ा सा अलग है ना, एकदम ऐसा ही दे देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग है। Fe सॉलिड है और 2Fe3 प्लस एक्वस है और यहाँ पर 3Fe2 प्लस एक्वस है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी में रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तुम बताओ दोनों में, इन दो, बस अभी ऐसे ही पूछ रहे ना, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, आप कॉपी बंद कर सकते हैं। इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, Fe का या Fe3 प्लस का? Fe का। Fe3 प्लस का क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? इन दोनों में से किसका? अरे सुन भी रही हो हम क्या बोल रहे हैं, बताओ फिर आंसर दो। तुम कुछ बोलो। ऑक्सीडेशन? अरे हम पूछ रहे कि उन दोनों में से जो रिएक्टेंट में दोनों लिखे हुए हैं Fe सॉलिड और Fe3 प्लस एक्वस, उन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? Fe का पॉसिबल है, Fe3 प्लस का क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ऑलरेडी वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल है, इसका तो रिडक्शन होगा ना, क्योंकि इधर 2 प्लस है। आप समझिए, आपको इससे 2 प्लस में जाना है, तो ये 2 प्लस में जाएगा, ये 2 प्लस में जाएगा, जाएंगे दोनों 2 प्लस में, जाएंगे दोनों 2 प्लस में। बस एक 0 से 2 प्लस में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा और एक 3 से प्लस में 2 में जाएगा तो रिडक्शन होगा। बात समझ आ रही क्या? फिर उसके बाद आप थोड़ा ध्यान लगाइए, आइडिया लगाइए, सोचिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेटल लगा, अगर आपको कैथोड में कोई मेटल दिखाई नहीं देगा, अगर आपको कैथोड यहाँ पे एनोड, अगर तुम एनोड हाफ शेल का रिएक्शन लिखोगे तो तुमको Fe दिखाई दे रहा है, कैथोड हाफ शेल उधर होता है, कैथोड वाला मेटल उधर होता है, लेकिन यहाँ कोई मेटल दिखाई दे रहा है नहीं, वहाँ आयन दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको कैथोड में सिर्फ आयन दिखाई दे तो वहाँ पे अपने से प्लेटिनम का एक पतला सा स्ट्रिप लगा दीजिए। वहाँ पर प्लेटिनम स्ट्रिप काम कर जाती है, क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है ना। प्लेटिनम लगा देना, वहाँ प्लेटिनम काम कर जाएगा। अगर समझ में ना आए कि मेटल, अगर कैथोड या एनोड में मेटल दिखाई ही ना दे, या फिर क्या पता किसी एक में गैस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, जैसे भी हम लोग करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, तो मेटल मेटल आयन, 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है मेटल मेटल आयन, एक होता है गैस इलेक्ट्रोड, है ना, और एक होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एन आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसका सिर्फ एग्जांपल पढ़ेंगे, उसका डीप नहीं जाएंगे। गैस और मेटल मेटल, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये मेटल मेटल इलेक्ट्रोड है। इसके बाद गैस वाला पढ़ेंगे, प्लेटिनम लगा देंगे, उसमें हाइड्रोजन डाल देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन प्लेटिनम के सरफेस पे चिपक जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो प्लेटिनम के सरफेस पे चिपक जाता है। आपको याद है, आप जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते थे एल्कीन का और एल्केन बनाते थे, तो उसके अंदर कैटलिस्ट प्लेटिनम यूज किया जाता था। अगर आपको याद हो, C2H4 प्लस H2 से आप C2H6 बनाते थे, यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसको हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वो प्लेटिनम कैटलिस्ट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम की जो रॉड होती है वो अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को चिपका लेती है।